रिया की शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। रिया अपने मंगेतर अर्जुन के साथ वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग में बिजी थी। वो दोनों बहुत ही खुश थे, लेकिन पिछली रात अर्जुन के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया, जिसके कारण उसका हाथ जल गया। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने को कहा। इस पर रिया ने सोचा कि शादी को अब कुछ ही दिन रह गए हैं, क्यों ना वो अकेले ही ड्रेस देखना शुरू करे। उसने ऑनलाइन एक शॉप का पता लगाया और फोन पर अपॉइंटमेंट ले लिया। अगले दिन वो शॉप पर पहुंची। इस दुकान में शादी के ड्रेसेस के बेहतरीन कलेक्शंस थे। हर डिजाइन, रंग और सिलाई इतनी खूबसूरत थी कि हर दुल्हन अपने सपनों का जोड़ा यहाँ से जरूर पाती। काफी सारे कलेक्शंस ट्राई करने के बाद आखिरकार रिया को एक ड्रेस पसंद आ ही गया। ऑल्टरेशन और दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद रिया ने वो ड्रेस खरीद लिया और कार में रखवाने को कहा। रिया शॉप से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। तभी रिया ने देखा कि गाड़ी के पास एक लड़की खड़ी है। लड़की के बाल काले और घने थे। उसकी आंखें काफी उदास नजर आ रही थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके पास जाते ही लड़की ने हल्की आवाज में कहा, शादी मुबारक हो। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, पर आंखों की उदासी वैसी ही थी। रिया ने अंदाजा लगाया कि शायद वो शॉप में काम करने वाली कोई सेल्स गर्ल होंगी जो कार में ड्रेस रखवाने के लिए आई हो। रिया ने मुस्कुराया और थैंक यू कहा और उसे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। रिया ने उससे पूछा, ड्रेस रखवा दिया? उसने हामी में हल्का सा सर हिलाया। रिया कार में बैठ गई और कार स्टार्ट करने के बाद उसने मिरर में उस लड़की को देखना चाहा, पर वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। घर पहुँचते ही रिया ने सर्वेंट को आवाज लगाई कि वो वेडिंग ड्रेस निकाल कर ले आए, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा वो सरप्राइज हो गई। अर्जुन उसके माता पिता के साथ बैठा उसका इंतजार कर रहा था। रिया को देख अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन ने स्माइल करके अपने बैंडेज वाले हाथ से रिया की तरफ वेव किया। रिया भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसके हाथ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हल्की सी चोट है, बस अब ठीक हो गया हूँ। रिया के पेरेंट्स जो साथ बैठे थे वो मुस्कुराने लगे। रिया की माँ ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ड्रेस मिला? रिया ने सोचा कि क्यों ना अर्जुन को सरप्राइज दिया जाए। अगर अभी ड्रेस दिखा दिया तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए रिया ने बात को टाल दिया और कहा कि नहीं, अभी नहीं मिला। तभी नौकर वहाँ पर आया। उसने पूछा कि आपने मुझे बुलाया था मैडम? इस पर रिया ने कहा कि हाँ, मेरे लिए पानी ले आओ। तभी अर्जुन ने बताया कि वो 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, आप लोग फिक्र ना करें, इसलिए वो खुद मिलने के लिए आ गया। और कुछ देर बैठने के बाद अर्जुन वहाँ से चला गया। अर्जुन के जाने के बाद रिया ने सोचा कि वो क्यों ना ड्रेस पहनकर अपनी माँ को बताए, इसलिए उसने गाड़ी से ड्रेस निकाला और ड्रेस देखते ही वो शॉक हो गई। रिया ने देखा कि ये वो ड्रेस है ही नहीं जो उसने शॉप से खरीदा था, ये तो कोई और ड्रेस है। ड्रेस बदल गया। इस पर रिया ने तुरंत ही शॉप को कॉल करना चाहा, लेकिन शायद अब तक शॉप बंद हो चुका, इसलिए उसने ड्रेस को किसी को दिखाए बिना खामोशी से कार से निकाला और अपने कमरे के वार्डरोब में रख दिया। उसे मन ही मन दुकान वालों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि शायद ये गड़बड़ उस लड़की ने की जिसने ये ड्रेस कार में रखवाया था। अब उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि वो शॉप पर जरूर उसकी शिकायत करेगी। दिन भर की शॉपिंग के बाद अब वो काफी थक चुकी थी और ड्रेस बदल जाने की वजह से वो काफी परेशान भी हो गई। यही सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लग रहा था मानो कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही हो। आधी नींद में ही उसने साइड लैम्प ऑन किया। अब कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने किसी तरह उस फुसफुसाहट पर गौर किया। रिया को महसूस हुआ कि वो आवाजें वार्डरोब की तरफ से आ रही है। रिया अपने बिस्तर से नीचे उतरी और धीरे धीरे वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपना कान वार्डरोब के दरवाजे की तरफ लगाया और सुनने की कोशिश करने लगी। अब वो आवाज रिया को साफ सुनाई दे रही थी। आवाज कह रही थी, वक्त आ गया है, वेडिंग ड्रेस पहन लो। वक्त आ गया है, वेडिंग ड्रेस पहन लो। कि पहले कि रिया कुछ समझ पाती, वो आवाज जैसे चीखों में बदल गई और एक जोरदार झटके के साथ वार्डरोब का दरवाजा खुल गया और रिया उस झटके की वजह से जमीन पर धड़ाम से गिर गई।
रिया की कोहनी पर बहुत जोर से चोट लगी, पर रिया ने खुद को संभाला और अपना चेहरा उठाया। तभी उसने देखा कि वार्डरोब के पास एक लड़की खड़ी है जिसने वही वेडिंग ड्रेस पहना है जो कुछ देर पहले उसने वार्डरोब में रखा था। रिया को अब समझ में नहीं आया। लड़की का चेहरा सफेद पतले से कपड़े से ढका हुआ था। कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसकी बेजान आंखें और सफेद रूप किसी भयानक सपने से कम नहीं लग रहा था। उसके आसपास एक ठंडा सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। वेल के पीछे खड़ी वेडिंग ड्रेस में वो लड़की का ड्रेस अचानक लाल रंग में बदलने लगा, जैसे उस पे खून टपकने लगा हो। खून की लहर इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि उसका सारा ड्रेस लाल रंग का हो गया और वो खून जमीन से होते हुए रिया की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इसके पहले कि रिया कुछ समझ पाती, रिया पीछे हटने लगी और अचानक वो लड़की बिजली की रफ्तार से तेज रिया के चेहरे के करीब आई और जोर से चीख कर कहा, वक्त आ गया है, वेडिंग ड्रेस पहन लो। तभी अचानक रिया के मुंह से जोरदार चीख निकली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कानों पर जोर से हाथ रखा। रिया चीखे जा रही थी, उसकी चीख रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी उसके माता पिता कमरे में आए। कमरे में आते ही उन्होंने कमरे की लाइट लगा दी और रिया को इस तरह अपने बिस्तर से कुछ दूरी पर जमीन पर पड़ा पाके वो हैरान रह गए। वो दोनों फौरन रिया के पास गए और रिया के पापा ने उसे जोर से झंझोड़ा। रिया ने अपनी हल्की सी आंखें खोली और अपने पापा को पास देखते ही जोर से उनके गले से लिपट गई। वो पसीना पसीना हो रही, वो काफी घबराई हुई थी, डरी हुई थी। उसकी माँ समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है। उसके पापा ने उसे जमीन से उठाया और बेड पर बिठाया। उसकी माँ ने उसे पानी पिलाया। रिया अब भी परेशान थी और घबराई हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ है। उसने वार्डरोब की तरफ देखा, वो बंद था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए, हर चीज ज्यों की त्यों। कुछ देर उसे दिलासा देने के बाद उसके माँ बाप ने उसे पूछा कि क्या हुआ था। रिया ने सब कुछ बताया, साथ में ये भी बताया कि आज वेडिंग ड्रेस के लेने के समय उसके साथ क्या गड़बड़ हुई। ये सुनकर रिया की माँ वार्डरोब की तरफ गई। रिया की माँ ने वार्डरोब से ड्रेस को निकाला और जैसे ही उन दोनों ने ड्रेस को देखा, वो भी हैरान रह गए। वो ड्रेस काफी पुरानी फैशन का था। ये देख वो दोनों को भी बहुत ही ताज्जुब हुआ कि आजकल शॉप्स में ऐसे ड्रेस अभी भी अवेलेबल होते हैं। दोनों भी सोचने लगे। रिया के पापा बहुत ही गुस्सा हुए, ऐसी गलती वो कैसे कर सकते हैं, और अपनी पत्नी को कहने लगे कि कल वो खुद जाकर रिया के साथ ड्रेस एक्सचेंज कराए। उनकी पत्नी यानी रिया की माँ अभी भी ड्रेस को घूरे जा रही थी, जैसे किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उनके कहने पर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और रिया को आराम करने को कहा। अगली सुबह जब रिया उठी तो उसका सर दर्द से फट रहा था। कल रात को जो हुआ सबने यही कहा कि उसका बुरा सपना था और वो भी समझ नहीं पा रही थी कि वो सपना था या हकीकत। या अपने बेड पर ही बैठी थी कि कमरे का दरवाजा खटखटाकर मेड अंदर आ गई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। उसके ठीक पीछे रिया की मम्मी साथ में आई। वो रिया के बेड के सिरहाने पर बैठ गई और रिया के लिए चाय बनाने लगी। उन्होंने टी पॉट उठाया, लेकिन वो उठा नहीं पाई क्योंकि उनकी हाथ की 2 उंगलियां डिफॉर्म थी। तभी रिया ने फौरन ही उनके हाथ से टी पॉट ले लिया और उनसे कहने लगी कि आपको हैवी चीजें नहीं उठाना चाहिए, फिर आप ये सब क्यों कर रही है। माँ ने बात को टाल दिया और उसको ड्रेस के बारे में पूछा कि क्या वो आज चलना चाहती है। तभी उसने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैंने अपनी दोस्त को बुलाया है, आज मैं उसके साथ जाकर शॉप में ड्रेस चेंज कर दूंगी और मामला ही खत्म कर दूंगी। उसकी मम्मी कुछ देर सोचने लगी और ठीक है कहकर हल्की सी मुस्कान देकर कमरे से चली गई। रिया भी बिना देर किए जल्दी से फ्रेश हुई और अपनी दोस्त को कॉल किया। उसे फौरन ही मिलने को कहा और ड्रेस लेकर शॉप पर पहुंची। शॉपकीपर ने रिया को देखते ही पहचान लिया और उससे कहने लगा कि कल ड्रेस रखने से पहले ही आप वहां से जा चुकी थी। ये सुनकर रिया और भी हैरान रह गई और उसने कहा कि तुम्हारी ही एक सेल्स गर्ल ने ड्रेस को कार में रखवा दिया। ये बात उसने कही थी, लेकिन आज वो सेल्स गर्ल नजर नहीं आ रही थी। शॉपकीपर ने अपना रिकॉर्ड्स चेक किए। जो ड्रेस आज रिया लेकर आई थी वो उनके रिकॉर्ड्स में था ही नहीं। फिर भी उसने बहुत माफी मांगी और रिया से बताया कि ये किस्म के ड्रेस वो लोग बनाते ही नहीं है। इनफैक्ट ये ड्रेस मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही आउटडेटेड हो चुकी है। रिया के पास जो ड्रेस था वो उनके रिकॉर्ड में था ही नहीं
इसलिए उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। पर रिया ने जो ड्रेस कल पसंद किया था उसे अच्छी तरह से पैक करके उसने खुद कार में रखवाया। घर आने के रास्ते तक रिया काफी उलझी हुई थी। उसकी दोस्त ने उसे शांत रहने को कहा और ये कहा कि अभी के लिए ये सब भूल जाए क्योंकि अभी बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। ऐसी छोटी बातों के लिए इतना सोचना ठीक नहीं। घर पहुंचने के बाद रिया ने अपनी न्यू ड्रेस अपने घर वालों को बताई। सब देखकर बहुत ही खुश हुए। रिया ने नौकर से कहकर ड्रेस को कमरे में रखने को कहा और वो दूसरे ड्रेस के बारे में भूल गई। डिनर के वक्त उसके पापा ने कहा कि कुछ खास लोगों को पर्सनली जाकर इनविटेशन देना है, इसलिए कल वो और रिया की माँ साथ जाएंगे और लौटने में शायद उन लोगों को रात हो सकती है। अगली रात जब रिया सो रही थी तो तकरीबन आधी रात के करीब उसकी आंख खुली। प्यास से उसका गला सूख रहा था। पास रखा हुआ पानी का ग्लास खाली था। वो दबे पैर किचन की तरफ गई और फ्रिज खोलकर पानी पिया। तब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन घुमाई। फ्रिज की हल्की रोशनी में किचन की सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि उसे घूर रही हो। रिया ने एक बोतल हाथ में ली और फ्रिज को बंद करके जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंचते ही वो बेड के सिरहाने बैठ गई और फिर से बोतल खोलकर पानी पीने लगी। रिया ने अभी पानी की 2 या 3 घूंट ही पी थी कि कमरे की लाइट बंद हो गई और कमरे में अचानक वही आवाजें आने लगी। वक्त आ गया है, वेडिंग ड्रेस पहन लो। वक्त आ गया है, वेडिंग ड्रेस पहन लो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाजें लगातार आए जा रही थी और धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो आवाजें तेज हो रही थी वो और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। तभी रिया की नजर सीधे वार्डरोब के पास लग गई जहाँ वो लड़की ड्रेस पहने खड़ी थी। वक्त आ गया है, वेडिंग ड्रेस पहन लो। रिया ने डर के मारे अपने पैर समेट लिए और हाथों के सहारे बेड के कोने की तरफ पीछे हटने लगी। वो आवाजें अब और भी ज्यादा तेज हो गई। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसने देखा कि वो लड़की अचानक उसकी तरफ बढ़ी। रिया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल उसके सामने है। रिया की सांसें थम सी गई। वो चेहरा घुर्राते हुए एक ही बात कह रहा था, वक्त आ गया है, वेडिंग ड्रेस पहन लो। और अचानक से रिया को महसूस हुआ कि किसी ने बहुत ही जोरों से उसका हाथ पकड़ लिया। रिया के मुंह से चीख निकली और तभी उसने अपनी आंखें खोलकर देखी। उस लड़की के चेहरे से नकाब हट गया था। वो जो दुल्हन बनकर खड़ी थी, शायद वो कभी खूबसूरत रही हो, लेकिन आज वो एक खौफनाक रूप में थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जान ना हो, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी जो रिया को अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और मुर्दा था, जैसे वो कई सालों से जिंदा लाश हो। रिया घबराई हुई आंखों से उसकी आंखों में देख रही थी। उसके स्पर्श से रिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई गहरा अंधेरा समा रहा हो जो उसका दिल और दिमाग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। हर सांस के साथ मनहूसियत का एक भारी बोझ उस पर चढ़ने लगा, जैसे उसकी रूह किसी ने जकड़ ली हो। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सारा सुकून किसी ने छीन लिया हो। उसका मन बेचैनी से भर गया। उसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा गया और न जाने वो कब बेहोश हो गई। अगली सुबह मेड के जगाने पर वो घबरा कर जागी। उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मेड के चाय का कप बढ़ाने पर उसने अपना हाथ आगे किया। तब उसने देखा कि उसके हाथों की कलाई पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं, जैसे कि उसकी कलाई किसी ने बहुत ही जोरों से पकड़ी हो। रिया को समझ आ गया था कि उसके साथ जो हो रहा है वो कोई सपना नहीं है। पहले तो रिया ने सोचा कि अपने पेरेंट्स से बात करे, लेकिन वो शहर में नहीं थे। रिया ने तुरंत ही अर्जुन को फोन लगाया, पर शादी के ठीक पहले अर्जुन को ये सब बताना उसे ठीक नहीं लगा। हो सकता है वो और उसके माँ बाप उसे गलत समझे। ये ख्याल आते ही रिया ने फौरन ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अपनी एक दोस्त के साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाने का फैसला किया और साथ ही उसने वो ड्रेस भी ले लिया जो ये सारी आफत की जड़ थी। उसने सारी बातें अपनी दोस्त को बताई। उसकी दोस्त भी ये सुनकर बहुत ही परेशान हुई। दोस्त ने वो ड्रेस अपने हाथों में लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामूली से ड्रेस में ऐसा क्या है जो रिया को इतना परेशान कर रहा है। तभी उसने देखा कि ड्रेस पर एक टैग लगा हुआ है। टैग देखकर रिया की दोस्त की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उसने कोई पहेली सुलझा दी हो। उसने कहा कि क्यों ना हम इस टैग से उस शॉप का पता लगाए जहाँ से ये ड्रेस बना हो सकता है हमें कुछ पता लग जाए, या
तुम्हें वो लड़की मिल जाए जिसने ये ड्रेस तुम्हें दी थी। रिया उसकी बातें सुन तो रही थी पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका दिमाग जैसे सुन सा पड़ गया था। उसने अपनी दोस्त से कहा कि बस किसी तरह मुझे इस ड्रेस से पीछा छुड़ाना है। उसकी दोस्त ने उस ड्रेस को लिया और उसके सामने ही पास में रखे ट्रैश में फेंक दिया। जब वो घर पहुंची तो अपने माँ पापा को पाकर उसकी जान में जान आ गई। उसने उन्हें सारी कहानी सुनाई। उसकी माँ को बहुत फिक्र हो रही थी। उन्होंने पूछा कि साइकेट्रिस्ट ने क्या कहा और साथ ही कि उसने वो ड्रेस का क्या किया। रिया ने उन्हें बताया कि साइकेट्रिस्ट ने उसे आराम के लिए कहा है और साथ ही कुछ मेडिसिन सजेस्ट की और ड्रेस को आते वक्त रास्ते में उसने फेंक दिया। रिया के पापा शॉप वालों से अब भी नाराज थे। वो कह रहे थे कि आखिर ये सब उन्हीं की गलती है। इस पर रिया की माँ ने कहा कि देखिए अभी हमारी बेटी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही। कुछ ही दिनों में शादी है। अब ये सब कुछ तमाशा ठीक नहीं। वो काफी झुंझुलाई हुई लग रही थी। रात को मेडिसिन खाकर रिया तुरंत ही सो गई। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो काफी फ्रेश फील कर रही थी। आज उसने रूटीन से हटकर लॉन में ब्रेकफास्ट करने का सोचा। लॉन में बैठी वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। सुबह की हल्की धूप उसे बहुत सुकून भरी लग रही थी। उसकी कलाई पे बने उंगलियों के निशान काफी हल्के पड़ चुके थे कि तभी वहाँ अर्जुन आ गया। वो दोनों ने बैठकर काफी सारी बातें की। तभी रिया के पापा भी वहाँ आ गए। अर्जुन से मिलकर वो भी बहुत खुश हुए। पापा ने रिया से पूछा कि तुम्हारी माँ सुबह से नजर नहीं आ रही, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? रिया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। रिया ने ना में सर हिलाया। तभी सामने से रिया की माँ आती हुई नजर आई। रिया के पापा ने उनसे पूछा कि इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? इस पर उन्होंने कहा कि शादी से पहले उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाने थे। कुछ देर बात करके अर्जुन चला गया। रिया के पापा भी ऑफिस चले गए और उसकी माँ भी अपने कामों में लग गई। तभी रिया को उसकी दोस्त का फोन आया। उसने रिया को बड़े ही जोश में बताया कि उसने उस शॉप का पता लगा लिया है जहाँ से वो मनहूस ड्रेस बना था। उसकी आवाज में अजीब सी उत्सुकता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बड़े राज की चाबी ढूंढ ली हो। पहले तो रिया ने बात काटने की कोशिश की पर उस पर उसने बताया कि वो शॉप उसके घर से कुछ ही दूरी पर है। ये सुनकर रिया की भी अब कुछ दिलचस्पी बढ़ने लगी। आखिर रिया को भी पता लगाना था कि वो लड़की कौन थी और आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रिया ने सोचा कि क्यों ना जाकर एक बार वो शॉप का पता लगा ही ले। रिया ने फैसला किया कि वो अपनी दोस्त के साथ उस शॉप पर जाएगी पर उसने घर पर ये किसी को नहीं बताया। शॉप पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो एक छोटी सी शॉप थी। पहले शायद वो कभी मशहूर रही होंगी। वहाँ पे रखे हुए फ्रेम्स और फर्नीचर से यही लग रहा था। फर्नीचर पुराना था पर काफी महंगा नजर आ रहा था। वहाँ पर काम करने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि एक जमाने में ये शॉप काफी मशहूर थी। कई लोगों के शादी के ड्रेसेस यहाँ से बने हैं। कई मशहूर लोगों ने उन्हें ऑर्डर दिया था लेकिन वक्त के साथ अब सब कुछ बदल गया है। अब तो मुश्किल से उनका गुजारा होता है। तभी रिया की दोस्त की नजर एक फ्रेम पर पड़ी। फ्रेम में शादी के ड्रेस की एक तस्वीर थी जिसे देखते ही वो फौरन पहचान गई क्योंकि उसी ने ही वो ड्रेस अपने हाथों से ट्रैश में फेंका था। तभी उसने फौरन चाचा से पूछा कि ये किसका ड्रेस है, क्या ये भी उन्होंने ही बनाया है? इस पर उस बुजुर्ग ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे वो इसी सवाल का इंतजार कर रहे हो। वो काफी गर्व से बताने लगी, हाँ ये मैंने ही अपने हाथों से डिजाइन किया था। ये उस जमाने के काफी मशहूर सेठ के घर के लिए बनाया गया था। उनकी बेटी की शादी थी। रिया तस्वीर के पास गई। उसके ठीक नीचे फ्रेम पर कुछ लिखा हुआ था। लिखावट अब काफी धुंधली हो गई थी। रिया मुश्किल से पढ़ पा रही थी। फिर भी रिया ने गौर किया और पढ़ने की कोशिश की। ठीक नीचे लिखा हुआ था रोज और उसके नीचे जैसे कोई एड्रेस था। रिया बहुत गौर से एड्रेस पढ़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही रिया ने एड्रेस पढ़ा उसका दिमाग जैसे चकरा गया। वो एड्रेस वो बचपन से जानती थी। वो उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो किसी और का नहीं, उसके नाना के घर का था। अब रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाना नानी का स्वर्गवास कुछ साल पहले हो चुका था और अब उनकी हवेली वीरान पड़ी थी। रिया जानती थी कि उसकी माँ उसके नाना नानी की इकलौती संतान है और अगर ये ड्रेस उनके लिए बनाया गया था तो आखिर ऐसी क्या बात होगी कि उसकी माँ ने ये ड्रेस देखने के बाद भी उसे ये बात नहीं बताई। और वो लड़की कौन थी जिसने ये ड्रेस उसकी कार में रखवाया था? ऐसे कई सवाल के जवाब उसे ढूंढने थे। उसने रास्ते में आते वक्त माँ को कई बार कॉल किया लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर रिया ने बेचैनी से माँ को आवाज लगाई लेकिन नौकर ने बताया कि उसके पापा बाहर गए हुए हैं और उसकी माँ भी घर में नहीं है। ये सुनकर रिया और बेचैन हो गई। उसके दिमाग में सवालों का सैलाब आ गया था। उसने ये भी नहीं देखा कि दिन ढल गया है। वो कार में बैठी और कार को अपनी पुश्तैनी हवेली की तरफ घुमाया। जब रिया हवेली पहुंची तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। रिया ने अपनी माँ की कार हवेली के बाहर पार्क देखी। हवेली का एक केयरटेकर था जो कभी कभी सफाई के लिए यहाँ आता था लेकिन आज वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा। यह हवेली कभी उसके बचपन की यादों की गवाह थी
जब वो यहाँ अपने नाना नानी से मिलने आया करती थी। लेकिन आज इस रात के सन्नाटे में हवेली किसी पुराने डरावने किस्से से कम नहीं लग रही थी। टूटी फूटी खिड़कियों पर लगे पुराने पर्दे हवा से हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का इशारा हो। दरवाजे पर लगे हुए हैंडल की जंग की बू आ रही थी और दरवाजे से झांकता अंधेरा अंतहीन खाई की तरह लग रहा था। रिया की नजरें उस इकलौते कमरे की ओर गई जहाँ से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। दूर से देखते ही उसे एहसास हो गया कि उसकी माँ वही होंगी। रिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर गई। रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसको अपने कदमों की हर आहट पर ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के हर कोने में कोई छुपा हो। हवेली के अंदर का सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे रिया के दिल में उतर रहा हो। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर माँ उसे एक कुर्सी पर बैठी नजर आई। माँ अकेले में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन वो क्या कह रही है उसे समझ नहीं आया। माँ अपना चेहरा दीवार की ओर करके बैठी थी। रिया ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। दरवाजा पुराना होने की वजह से चरचराया। चरचराने की आवाज सुनकर माँ ने उसकी तरफ पलट कर देखा। आ गई तुम? उनकी आवाज बहुत ही भारी हो रही थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हो। उनकी आवाज का बोझ रिया को खुद पर महसूस होने लगा। माँ ने दबी आवाज में कहना शुरू किया, रिया, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय के साथ मिटती नहीं है, बस छुप जाती है। हवेली के सन्नाटे में उनकी हल्की आवाज भी गूंजती महसूस हो रही थी। रिया ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसका मन इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई उसके सामने आने वाली थी। माँ ने अपनी आंखों को बंद कर दिया, जैसे अपनी यादों की गहराई में डूबने जा रही हो। मेरे अतीत का पुराना राज, जिसने तुम्हें भी अपने चुंगल में ले लिया है, वो इसी कमरे में दफन है। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में थी। वहाँ मेरी एक दोस्त थी, रोज। रोज और मैं कहने को तो दोस्त थे, पर हम लोग साथ में इसी हवेली में पले बड़े। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं इस हवेली के मालिक की बेटी थी और रोज के माता पिता हमारे ही घर में काम करते थे। एक दिन कार एक्सीडेंट में रोज के पापा की मौत हो गई। उसके बाद रोज की पढ़ाई का खर्च भी मेरे पापा यानी तुम्हारे नानू ने उठाया, और इस तरह हवेली में मैं और रोज साथ साथ बड़े हुए। रोज बचपन से ही हर चीज में होशियार थी, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स। वक्त के साथ साथ वो और भी खूबसूरत होती गई। उसकी जहानत और खूबसूरती लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करती थी। लोग उसे पसंद करते थे। वो जहाँ भी जाती अपने चाहने वालों का मेला बना देती। धीरे धीरे मैं उसे लेकर काफी इनसिक्योर रहने लगी, और यही इनसिक्योरिटी न जाने कब जलन और जलन से नफरत में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि कॉलेज में जिस लड़के को मैं पसंद करती थी, उसने भी मेरी बजाय रोज को ही चुना। इस बात का मुझे बहुत ही धक्का लगा। मैं कई दिनों तक रोती रही, फिर भी मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मैं हमेशा से ही खुद को रोज से बेहतर साबित करना चाहती थी। कॉलेज खत्म होते ही रोज की शादी तय हो गई, और वहीं मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाऊं। मेरे ही डैड ने उसकी शादी का जिम्मा उठाया था, और उसकी शादी की शॉपिंग हम दोनों साथ मिलकर ही करते थे। वो ज्यादातर मेरी ही पसंद की चीजें लेती। मैं उस दिन को आज भी भुला नहीं पाई जब हम दोनों ने मिलकर उसके वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग की थी। जब हम लोग घर पहुंचे तो हमारी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स आई हुई थी। जैसे ही उन्होंने ड्रेस देखा, पहले तो उन्होंने ड्रेस की बहुत तारीफें की, और फिर रोज पर जोर डालने लगे कि वो ड्रेस पहन कर दिखाए। रोज के मना करने पर सब एक साथ कोरस में कहने लगे, चलो भी रोज, वक्त आ गया है, वेडिंग ड्रेस पहन लो। जैसे ही रोज ड्रेस पहनकर उनके सामने आई, सबकी निगाह उस पर जम गई। सब लोगों ने उसकी दिल खोल कर तारीफें की। कोई उसे राजकुमारी कहता, कोई अप्सरा, कोई परी। तभी हमारी एक दोस्त ने कहा कि कभी कभी तो लगता है कि रोज जैसे कहीं की राजकुमारी हो और मैं उसकी दासी हूँ, क्योंकि मैं हर जगह उसके साथ घूमती हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। पर वो बात मुझे खटकती रही। उस रात को पहली बार मैंने बहुत शराब पी ली। उस रात सबके जाने के बाद भी मैं सो नहीं पा रही थी। मेरे अंदर मानो नफरत का एक तूफान सा आ गया था। उसकी वो बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उस रात सबके सोने के बाद मैंने कैंची से रोज का वेडिंग ड्रेस काटना शुरू किया। ना जाने मुझे क्या हो गया था कि तभी वहाँ रोज आ गई और उसने अपना वेडिंग ड्रेस बचाने की कोशिश की। मैं काफी नशे की हालत में थी। मैंने उसके साथ छीना झपटी शुरू कर दी, और इसी छीना झपटी में मेरी उंगलियां कैंची में आ गई और बुरी तरह से कट गई। मैं दर्द से चिल्लाने लगी। तभी रोज मेरे पास आई। वो शायद मुझसे पूछ रही थी कि मैं ठीक तो हूँ, और शायद मुझसे माफी मांग रही थी, पर मैं नशे की हालत में थी। गुस्से और नफरत ने मुझे अंधा कर दिया था।
और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसी वक्त अपने दूसरे हाथ में कैंची ली और उसके सीने पर वार कर दिया। रोज अपने ही वेडिंग ड्रेस पर गिर गई। उसके खून से फर्श और उसका ड्रेस लाल हो गया। मेरे हाथों की कटी हुई उंगलियों से भी बेतहाशा खून बहने लगा। उस दर्द से मैं भी न जाने कब बेहोश हो गई, मुझे पता नहीं। जब होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने दिन तक मैं बेहोश रही और उसके बाद क्या हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। वहीं पर पढ़ाई के दौरान मुझे तुम्हारे डैड मिले और वहीं पर हमारी शादी हुई। वक्त के साथ इन तमाम बातों को मैंने एक बुरा सपना समझ के भुला दिया, पर यह कोई सपना नहीं था और उसकी हकीकत आज मेरे सामने है। जिस दिन तुम वो ड्रेस घर ले आई और मैंने उसे देखा, तभी मैंने एक अनहोनी का एहसास किया। रिया की माँ की आंखों में आंसू थे और आवाज में पछतावा। रिया को कमरे में अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ और अचानक से कमरे की हर चीज हिलने लगी। झूमर कड़कड़ करने लगा और कमरे में हल्की रोशनी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आई। उसके दिल में एक अनजाना सा अंदेशा था, जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, एक जोर से झटका लगा और रिया का हाथ उसकी माँ के हाथ से छूट गया। रिया ने तुरंत मुड़कर देखा। ना जाने माँ ने या फिर किसी अनजानी शक्ति ने उसका हाथ छुड़ा लिया था और हवेली का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उस वीरान पड़ी हवेली में एक बार फिर अंधेरा हो गया। रिया की आंखों में होने वाली अनहोनी का खौफ साफ नजर आ रहा था, पर अब उसकी समझ में आ गया था कि जो पछतावे का बोझ उसकी माँ सालों से उठाए हुए थी, शायद वो बोझ इसी तरह खत्म होगा।